What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जिस दिन इंसान अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा लेता है ना, ये समझिए उस दिन के बाद में इंसान कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा, कभी भी वो काम नहीं कर पाएगा जो लाइफ में वो करना चाहता है, कभी भी वो लाइफ में खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो वही अचीव नहीं कर पाएगा जो वो चाहता है। तो खुश रहने का कोई बात बनती ही नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम लोग अपनी कैपेबिलिटी को दूसरे इंसान के साथ में कंपेयर करने लगते हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक सबसे बड़ा स्टेप ये होता है कि आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ, मैं इस एग्जाम के काबिल हूं। अगर आप लोग अपने आप को उस एग्जाम के काबिल और कैपेबल ही नहीं समझेंगे तो फिर आप लोग किस तरीके से अपने आप को वो एग्जाम क्लियर करने के लिए प्रिपेयर करेंगे? क्योंकि हर एक स्टेज पर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा कि यार पता नहीं मेरे से क्लियर होगा या नहीं होगा। पर लेकिन अगर आप लोग माइंड में ये एक बार क्लियर कर ले कि हाँ यार, ये मेरे से क्लियर हो ही जाएगा, दुनिया ने क्लियर किया है, कोई इतना बड़ा काम तो नहीं है कि किसी ने आज तक नहीं किया है, हर साल पता नहीं कितने सारे लोग इसको क्लियर करते हैं, तो आखिर मैं इतना बड़ा हवा बनाकर इसको क्यों बैठा हूं? तो इस तरीके से माइंड में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। ये बात यहां पर सीधी सीधी बोली गई है कि जो डाउट्स हैं, क्वेश्चन मार्क जो आप लोग लगाते हैं वो ज्यादा ड्रीम क्लियर करते हैं एज कंपेयर टू फेलियर। आप लोगों ने एग्जाम में प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, चलिए कोई बात नहीं, पर लेकिन आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। पर लेकिन जिन लोगों ने अपने ऊपर पहले ही डाउट लगा लिया कि मेरे से क्लियर होगा ही नहीं, वो इंसान तो घर से निकला ही नहीं। और फिर मुझे यही बात यहां पर याद आती है, आप लोगों ने कई बार ये डायलॉग सुना भी होगा कि मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो यहां पर जो डाउट है वो एक तरीके से उस कैटेगरी में लाकर रख देता है कि लोग घर से ही नहीं निकलते। तब आप लोग सोचिए आप लोग किस कैटेगरी में रहना है, क्योंकि अगर इस कैटेगरी में आप लोग कंटिन्यूअस रहे तो फिर कभी भी आप लोग लाइफ में एक अच्छा मुकाम अचीव नहीं कर पाएंगे। आज की डेट में नजर डाल लेते हैं क्या है कोविड-19 के केस, यानी कि कोरोना वायरस डिजीज के केस कितने हमारी कंट्री में और ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो वर्ल्ड के ऊपर नजर डालते हैं तो 31 लाख के करीब आज की डेट में केस हो चुके हैं कोरोना वायरस के, जो कि यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा केस आप लोग को यूएसए में देखने को मिलेंगे। ये यहां पर अकेले यहां पर 10 लाख केस लिए बैठा है, यानी कि टोटल केस का 1/3 अकेले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में है। और यहां पर ये बिल्कुल अपडेटेड डेटा है जो आप लोगों के सामने बस 1-2 घंटे पहले गई जब मैंने पीपीटी बनाना स्टार्ट की थी। तो उसके पीपीटी बना के खत्म करके जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट की तो तब के यहां पर आप लोगों को सारे ये केस देखने को मिलेंगे। तो 59,000 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है। ये मैं अपडेट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो अपडेट आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, जब मैं आर्टिकल डिस्कस करूंगा इससे रिलेटेड तो वहां पर भी कुछ पुराना डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर आप लोग बोलोगे सर यहां पर तो कुछ और दे रखा है, आपने कुछ और बताया, आर्टिकल में कुछ और दे रखा है। तो इस तरीके से ताकि कंफ्यूज ना हो, ये बिल्कुल अपडेटेड है। आर्टिकल कोई बार ऐसा होता है कि 1-2 दिन पहले लिख दिया गया हो या फिर एक रात पहले तो कम से कम लिखा ही जाता है। ये बिल्कुल अपडेटेड है, आर्टिकल थोड़ा पुराना होता है, ठीक है? तो कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं आना है। दूसरे नंबर पर है यहां पर स्पेन में सबसे ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं यहां पर 2,32,000, 23,000 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। इटली के अंदर केस है यहां पर 2 लाख, अगर यहां पर जान देखेंगे तो यहां पर 27,000 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा जान यूएसए में गई है, दूसरे नंबर पर गई है इटली में, तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा जान गई है वो गई है स्पेन में, और चौथे नंबर पर है फ्रांस में, और 5वें नंबर पर है यूके। तो ये वो कंट्री है जो सबसे शानदार कंट्री मानी जाती है यूरोप के अंदर, जिनमें लोग चाहते हैं अक्सर कि हाँ इन कंट्रीज में घूम के आए। जर्मनी आप लोग यहां पर देखते हैं, यहां पर 1,59,000 केस हो चुके हैं और 6,000 लोगों की जान जा चुकी है। तुर्की भी इस रेस में काफी ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रसिया आगे आ चुका है, ईरान, और इसी के साथ में यहां पर है चाइना, फिर ब्राजील, फिर कनाडा, फिर बेल्जियम, और फिर है यहां पर नीदरलैंड। यहां पर आप लोग देखते हैं 38,000 टोटल यहां पर नीदरलैंड में केस हैं और 4,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। हमारी कंट्री भी यहां पर 30,000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। 31,000 लोगों की डेथ हमारी 31,000 केस यहां पर हमारी कंट्री में सामने निकल कर आए हैं, जिसके चलते हमारी कंट्री में जो डेथ का आंकड़ा है वो 1,000 यहां पर क्रॉस कर चुका है। तो जिस तरीके से लॉकडाउन के चलते भी हमारी कंट्री में जो केस बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग ही माहौल क्रिएट करके रख रहे हैं। आज के डेट में ये सारे लोग 2,17,000 के करीब जो लोग हैं वो हमारे बीच में नहीं है, और ये वो खुशनसीब लोग हैं जो इस बीमारी से अपनी जान बचाकर वापस आ चुके हैं। यानी कि 9,53,000 लोग, या फिर मोटे मोटे तौर पर बोलिए तो 1 मिलियन के करीब जो लोग हैं यहां पर वो आज के डेट में इस बीमारी से रिकवर कर चुके हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि एफर्ट नहीं लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, सब अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, पर लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाही रह जा रही है, जिसकी वजह से जो ये केस हैं इतने लार्ज स्केल पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करें, इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। महाराष्ट्र में आप लोग देखते हैं अकेले महाराष्ट्र के अंदर 10,000 के करीब क्रॉस होने वाले हैं केस, और 400 लोगों की जान जा चुकी है अकेले महाराष्ट्र
के अंदर। इसके बारे में एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा, वहां पर कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है हमारी कंट्री के महाराष्ट्र को यूएस, जिस तरीके से यूएसए में केस है ऐसे ही हमारी कंट्री महाराष्ट्र को कंपेयर करने की बात की जा रही है। और न्यूयॉर्क के साथ में महाराष्ट्र के अंदर एक एरिया है जिसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा डिटेल में, उसको कंपेयर किया जा रहा है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में और ज्यादा केस वहां पर देखने को मिले। गुजरात दूसरे नंबर पर यहां पर सबसे आगे यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर 3774 केस हो चुके हैं और 181 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। अगर डेथ के मामले में बात करें तो तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और अगर केस के मामले में बात करें तो तीसरे नंबर पर दिल्ली है। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। ये वो राज्य हैं हमारी कंट्री के जो कि आज के डेट में क्रॉस कर चुके हैं 2000 का आंकड़ा, और इसी के साथ में यहां पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 1000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। तो हमारी कंट्री में जिस रेट से यहां पर केस बढ़ रहे हैं लॉकडाउन के चलते, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद में क्या सिचुएशन होगी जब लॉकडाउन के चलते चलते ये हालत कंट्री में देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये आज का ही डेटा पॉइंट है जो यहां पर दिखाया गया कि नंबर ऑफ राइजिंग जो केस है यहां पर, तो इसके बारे में देख सकते हैं जो केस है 0 से 50 तक, 51 से 100 तक, 101 से 500 तक और 500 से ज्यादा है। तो कहां पर, तो महाराष्ट्र, राजस्थान सबके अलग अलग केस यहां पर बताए गए हैं। अगर आप लोग देखेंगे यहां पर, अगर तरीके से देखा जाए तो गोवा जो है जहां पर अभी यहां पर बोला गया था 0 केस है, तो 0 से लेकर 50 की कैटेगरी में यहां पर 2 केस देखने को मिल रहे हैं। मैंने आप लोगों से जो न्यूज एनालिसिस वाली वीडियो आती है उसमें डिस्कस भी किया था कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वहां पर 8 राज्य में से 5 राज्य जो है वो अभी रिसेंटली वहां पर केस देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब यह है कि चीजें रिकवर तो हो रही हैं, पर लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि कुछ सिटी ऐसी हैं जैसे आप लोग देखिए अकेले मुंबई में यहां पर लगभग 3000 के करीब केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अहमदाबाद में अकेले में यहां पर 1000 से ज्यादा केस हैं। इंदौर में अकेले में यहां पर लगभग 1000 के करीब केस हैं। पुणे, जयपुर, थाने, हैदराबाद, सूरत, चेन्नई, भोपाल, आगरा, जोधपुर, सेंट्रल, दिल्ली, वडोदरा, कोलकाता, तो ये सारे पर्टिकुलर एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट वाइज मोस्ट केस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा केस जहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो कम से कम रेड जोन में आ गए हैं। अब जैसे ओपन भी किया जाता है अगर 3 मई के बाद में, तो सबसे पहले उन एरिया को ओपन किया जाएगा जहां पर ग्रीन जोन है, यानी कि लास्ट अगर 28 डेज में या 14 डेज में जो भी कैटेगरी इनके द्वारा रखी गई है, अगर वहां पर केस नहीं पाए जाते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया को ओपन यहां पर किया जाएगा। तो आप लोग अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में ऐसे में आते हैं जहां पर केस हैं, तो फिर आप लोग सोचकर चलिए कि वहां से लॉकडाउन नहीं हटने वाला है। अगर उस एरिया में आते हैं जहां पर केस नहीं है तो लॉकडाउन हटने के कुछ चांसेस वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक हद तक यहां पर लॉकडाउन को कंटिन्यू किया जा सकता है। आइए अब आर्टिकल्स देखते हैं। यहां पर यही डेटा आप लोगों से आर्टिकल के अंदर भी पूछा जाएगा। इस आर्टिकल को छोड़कर पर्टिकुलर ये वाला आर्टिकल यहां पर आरबीआई से रिलेटेड है, बाकी सारे आर्टिकल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कोविड-19 को कवर यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, फिर से माइग्रेंट वर्कर के बारे में बात की जा रही है, क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, दूसरी कंट्री से क्या सीखना चाहिए, प्राइवेसी का कैसे हनन हो रहा है जब कोविड-19 का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। यही सारी चीजें साउथ एशिया में किस तरीके से प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है, और मैंने आप लोगों से बताया था कि आज के महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो कंबाइन कर चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ पुराने पॉइंट है, कुछ नए पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो डिटेल में यहां पर नजर डालेंगे। ये डेटा पॉइंट मैंने अभी आप लोगों को दिखाई दिया कि कहां पर क्या क्या केस देखने को मिल रहे हैं। बाकी कार्टून बच गया तो कार्टून आप लोग यहां पर देखिए। आप लोग ये समझिए, मान लीजिए आप लोग आज के डेट में एक बिजनेसमैन है और आप लोगों के अंडर लगभग 100 आदमी काम करते हैं। तो 100 आदमी को अगर आप लोग सैलरी देना स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों की सैलरी रेंज हो सकता है किसी को 10,000 देते हो और हो सकता है किसी को आप लोग 1 लाख भी सैलरी देते हो। अब यहां पर ये देखिए, अगर आप लोग कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सब कुछ लॉकडाउन में पड़ा हुआ है, तो क्या आप लोग इनको सैलरी देंगे? तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इंडस्ट्रीज यहां पर फोर्स नहीं की जानी चाहिए ताकि वो वेज पे करे, ये बात बोली गई है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर, यानी कि हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट्री कमेटी है लेबर के ऊपर, उसके द्वारा यह बोल दिया गया है कि इंडस्ट्री को फोर्स न करें कि वो इनकी सैलरी दे। इंडस्ट्री को फोर्स नहीं करना है, लॉकडाउन में रहना है, तो फिर इंसान जो है वो जिंदा कैसे रहेंगे? तो यहां पर प्रॉपर वे में फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो भुखमरी के शिकार बने हुए हैं। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था कल एक वीडियो, क्वारंटीन में जब लोगों को रखा जा रहा है, और हाँ वो वीडियो मैंने शेयर भी कर दी थी टेलीग्राम पर, जिस किसी ने नहीं देखी है, छोटी सी वीडियो है, क्वारंटीन में लोगों को कैसे खाना प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो वो सिचुएशन भी आप लोग यहां पर देखते हैं। तो कंडीशन जो है वो काफी दयनीय है, तो किस तरीके से सिचुएशन आगे बढ़ेगी तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है।
सबसे पहले तो एक आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, वरना फिर आप लोग बोलेंगे कि सर ऐसा था नहीं, कैसे बोल दिया आपने। ठीक है, यहां पर अभी देखिए, कल ही मैंने न्यूज एनालिस्ट वाली वीडियो में ये आर्टिकल डिस्कस किया था कि जो मिनिस्ट्री है उसने यू टर्न मार लिया अपनी बात से। यानी कि जब हम लोगों ने देखा था कि प्लाज्मा थेरेपी को यूज किया जा रहा था यहां पर चीजों को ठीक करने के लिए, अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि एक तरीके से ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग आईसीएमआर बोलते हैं, उसके द्वारा स्टडी की जा रही है। अब ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। और कल क्या बोला गया था? कल बोला गया था कि यहां पर ये क्लियर हो गया है कि हाँ, ये काफी अच्छे से चीजों को सोल्यूशन निकाल रही है। तो अभी भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल के चलते भी यहां पर कई चीजें तो ऐसा है कि फेक न्यूज के चलते आगे बढ़ रही हैं, और कई सारी न्यूज ऐसी है कि गवर्नमेंट भी यहां पर स्टेटमेंट चेंज करती हुई नजर आ रही है। जैसे यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा यू टर्न मार लिया गया, तो कल ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। और ये वाला जो पोस्ट है आप लोगों को याद होगा, मैंने ये ट्विटर पर भी शेयर किया था, पूरा पेज पूरा यहां पर, क्योंकि यहां पर इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो इसको एक बार और देख लेते हैं, क्वेश्चन तो एग्जाम में बन ही सकता है जितना ज्यादा न्यूज में है। तो बात कर रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है? पहले इससे पहले आप लोग ये समझिए कि प्लाज्मा क्या होता है, तभी आप लोग थेरेपी समझ पाएंगे। प्लाज्मा जो होता है वो हमारे ब्लड का पार्ट होता है। जैसे आप लोगों को पता है आज के दिन में आपकी बॉडी में ब्लड है, हर एक इंसान की बॉडी में ब्लड है। तो ब्लड जो होता है वो एक लिक्विड पोर्शन होता है। लिक्विड पोर्शन में अगर ब्लड 100% है आप लोगों की बॉडी में, तो उसमें से 55% जो है वो प्लाज्मा होता है। 55% प्लाज्मा होता है, और बचे हुए जो 45% है उसमें आप लोगों की रेड ब्लड सेल होती हैं, व्हाइट जो ब्लड सेल होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा बीमारी में कई बार प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, ठीक है, कि इनको मेंटेन रखो वरना इंसान की डेथ हो जाएगी। तो 55% तो प्लाज्मा होता है, और बचा हुआ 45% जो होता है वो ये सारी चीजें होती हैं मिलाकर। अब हम लोग बात करें प्लाज्मा के बारे में। अब जो यहां पर 55% प्लाज्मा होता है, उस 55% के अंदर में जो 92% होता है यहां पर वो पानी होता है। यानी कि जो प्लाज्मा होता है, अगर पूरा प्लाज्मा आप लोग लेंगे उसमें 92%, 100% प्लाज्मा हो गया, जैसे मान लीजिए उस प्लाज्मा में से 92% जो होगा वो आप लोगों का पानी होगा। बाकी का 7% जो आप लोगों को देखने को 7% देखने को जो मिल रहा है उसमें अलग अलग मेटीरियल जैसे प्रोटीन वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे कई तरीके के। इसी के साथ में आप लोगों को यहां पर ये अलग बात करें 1% जो बच गया, टोटल 100% होता है ना, उसमें सोल्ट, मिनरल, शुगर, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, विटामिन वगैरह। तो टोटल मिलाकर ये होता है इसका फंडा। यानी कि 55% प्लाज्मा, 45% रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल या फिर प्लेटलेट्स, और इसके अंदर 92% में 7% प्रोटीन्स वगैरह, 1% मिनरल्स वगैरह। तो ये पूरा यहां पर एक तरीके से जो खाका होता है इसका। अगर बात करें प्लाज्मा के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बॉडी के अंदर, अगर आप लोग बात करेंगे तो ये हेल्प करता है ब्लड प्रेशर या फिर वॉल्यूम को मेंटेन रखने के अंदर में। इसी के साथ में यहां पर हमारी बॉडी के अंदर जो क्रिटिकल प्रोटीन्स हैं उनको यहां पर सप्लाई करता है, ठीक है। आप लोग देखते हैं हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। तो इसी के बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। यही काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहां पर प्लाज्मा थेरेपी के अंदर यूज किया जा रहा है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा अगर कहीं पर चोट लग जाती है तो ब्लड का थक्का जम जाता है, जरा सी देर में काला काला सा होकर वहां पर एक स्पॉट बन जाता है, और कुछ टाइम बाद ब्लड रुक जाता है। अगर वो स्पॉट न बने तो ब्लड जो है वो बहता रहेगा, और बहते बहते जो इंसान है वो एक तरीके से इस धरती से निकल लेगा। तो यानी कि एक तरीके से जो ब्लड का थक्का बनना, जो प्लाज्मा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने जनरल साइंस के अंदर, तो आप लोग इसका आंसर जोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट बात करें यहां पर, अगर बात करें सोडियम, पोटेशियम जो हमारी मसल्स को बहुत ज्यादा पावर देते हैं, तो वो भी यहीं से निकल कर आते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें जो पीएच वैल्यू होती है बॉडी की, और जो सपोर्ट सेल्स होती है फंक्शन करने के लिए, उसको भी एक तरीके से प्रॉपर बैलेंस रखने में काम करते हैं यहां पर प्लाज्मा। तो अब ये प्लाज्मा जो है इसको यहां पर यूज करने की बात की जा रही थी। आखिर न्यूज में क्यों था? न्यूज में इसलिए था क्योंकि बहुत सारे जो जमात में जब लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, और बहुत सारे जो लोग थे वो उसका शिकार बने थे, और कंट्री में अलग अलग एरिया में यहां पर चीजें फैली थी। तो वहां से चीजें ये निकल के आई थी कि वहां से बहुत सारे लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट करने की बात की। तो प्लाज्मा को जब डोनेट करने की बात सामने निकल कर आई तो बोला गया प्लाज्मा थेरेपी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है कोविड-19 के केसों को सुधारने में। समझते हैं इसके बारे में क्या बात बोली गई है। अगर यहां पर जो डोनेट किया जाता है प्लाज्मा, तो बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंसान को बीमारी है कोविड-19, अब यहां पर एक इंसान उससे ठीक होकर आ चुका है कोविड-19 से। अब जो इंसान ठीक होकर आ चुका है, इसका मतलब यह है कि उसको क्वारंटीन में रखा गया, वो ठीक हो गया, तो उसकी बॉडी में जो एक तरीके से इम्यून सिस्टम है वो ताकतवर है, उसका बॉडी का एक तरीके से जो सिस्टम है वो अच्छा है, और बीमारी के साथ में लड़ पा रहा है। तो इस सही होने वाले इंसान के अंदर से प्लाज्मा निकाला जाएगा, और इस बीमार के अंदर में प्लाज्मा वो यहां पर एक तरीके से इंसर्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे होगा कि इस इंसान की बॉडी का भी इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, और ये इंसान की बॉडी भी फाइट लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी कोविड-19 के साथ में। तो इस तरीके से जो एंटीबॉडीज हैं बॉडी के अंदर वो इंट्रोड्यूस की जाती है, ताकि ट्रीटमेंट किया जा सके और आसानी से वो इंसान रिकवर कर सके। तो इसकी वजह से ये प्लाज्मा थेरेपी काफी न्यूज में थी। पहले तो गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि प्लाज्मा थेरेपी जो है यहां पर
वो यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है कोविड 19 के मरीजों को ठीक करने में। पर लेकिन अब यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा यू टर्न मार लिया गया। अभी बोला गया कि यहां पर ये अभी स्टडी की स्टेज पे है, एक्सपेरिमेंट की स्टेज पे है। अभी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि यहां पर इसका कंप्लीट यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर कोई भी क्वेश्चन बने तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये था पूरा आर्टिकल जिसके ऊपर यू टर्न मारा गया गवर्नमेंट के द्वारा। आगे चलते हैं, आईसीएमआर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि यही प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर काम कर रहा है यहां पर, जिसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। आईसीएमआर को बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हमारी कंट्री में एक टॉप बॉडी है जो कि बायोमेडिकल रिसर्च का काम करती है, और हमारी कंट्री में ये ओल्डेस्ट बॉडी आप लोग इसको बोल सकते हैं, या फिर वन ऑफ ओल्डेस्ट बॉडी इन द वर्ल्ड, क्योंकि 1911 में इसको बनाया गया था। तो 100 साल से ज्यादा यहां पर इस कंप्लीट बॉडी को हो चुके हैं बने हुए। आईसीएमआर, ये एक क्वेश्चन ये बनता है सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च किस मंत्रालय के अंडर में आती है? तो ये जो आती है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। 1911 में जब इसको बनाया गया, इसको इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन बोलते थे, यानी कि रिसर्च के लिए फंड करने वाली एसोसिएशन। तो यहां पर स्टार्टिंग में ये काम करती थी, बाद में बहुत सारे इसके अंदर अपडेट किए गए और कई सारे चेंजेस करने के बाद में इस बॉडी का नाम भी चेंज कर दिया गया 1949 में। 1911 में बनाई गई थी तो IRFA बोला जाता था, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। पर लेकिन जब आगे बढ़े 1949 में इसका नाम चेंज करके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कर दिया गया। तो यही बॉडी है जो आज के डेट में यहां पर प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर टेस्ट कर रही है, काम कर रही है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, इंडिया के अंदर में। यहां पर जो डॉक्टर बलराम भार्गव है वो आज की डेट में इसके जनरल डायरेक्टर जनरल है। तो इसके बारे में कुछ ये पॉइंट है जो आप लोग याद रखते हैं, और गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, ये याद रखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। ओके, आगे बढ़ता हूं। ये जो आर्टिकल है कई सारी बातें आप लोगों को सिखा के जाएगा, क्वेश्चन भी है यहां पर, आप लोग सीख सकते हैं यहां पर इसके बारे में आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। कल पता नहीं क्या होता है, 22 दिन तो आप लोगों के अंदर इतना जोश आता है, बहुत सारे आंसर लिख देते हैं। कल काफी सारे आंसर देखने को मिले वहां पर, और ग्रुप के अंदर जब मैंने देखा यहां पर लगभग 650 के करीब कल जो थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पोस्ट किए गए। तो काफी अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मुझे हालांकि जब आप लोग इतनी सारी पोस्ट करते हैं अप्रूव करने में हालांकि टाइम काफी लग जाता है, पर लेकिन चीजें ये भी हैं कि आप लोग अगर इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं तो अच्छा बहुत लगता है। वहां पर 50,000 के करीब मेंबर होने वाले हैं, कुछ ही कमी है यहाँ पर। तो इस तरीके से एक काफी अच्छी फैमिली वहां पर तैयार हो गई है। जो कोई अब तक पार्ट नहीं बनाया वो पार्ट बन सकता है, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाते हैं। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात जो कई सारे बच्चों के माइंड में रहती है वो भी क्लियर आप लोगों को कर देता हूं। देखिए, जहां पर मेरे वाली प्रोफाइल है, जैसे कि आप लोग देखते हैं फेसबुक पर मेरी प्रोफाइल है, ट्विटर पर मेरी प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम पर मेरी प्रोफाइल है, ये सारी जो मेरी प्रोफाइल है पर्सनल प्रोफाइल, यहां पर आप लोगों को मेरे से रिलेटेड चीज या फिर मोटिवेशनल चीज या फिर कोई गाइडिंग चीज, ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाती है यहां पर, ठीक है। पर लेकिन जैसे SLV यानी कि हमारा जो परिवार है स्टडी लवर वीर, वहां पर सारी चीजें आप लोगों को एजुकेशनल मिलती है। जैसे स्टडी लवर वीर का ट्विटर का पेज हो गया, या फिर इंस्टाग्राम का पेज हो गया, या फिर फेसबुक का पेज हो गया, या फिर टेलीग्राम हो गया, तो यहां पर पढ़ाई की चीजें मिलती हैं सारी, ठीक है। तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो यहां पर जो मेरी ये पर्सनल मेरी प्रोफाइल है, यानी कि एज ए इंडिविजुअल मेरी, और ये हमारे परिवार की प्रोफाइल है। तो एजुकेशन के लिए यहां पर बाकी मोटिवेशनल और दुनियादारी और भी कई सारी चीजें, कुछ चीजें मेरे बारे में, मेरी पिक्स वगैरह, या फिर जो भी मुझसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगती है, जो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैं अपनी यहां पर शेयर करता हूं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन में आप लोग मत आया कीजिए कि ये क्या है, किस तरीके से है। तो ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है जहां पर वीर तालियान का नाम है, और जहां पर स्टडी लवर का नाम है वो चैनल की प्रोफाइल है, यानी कि हमारे परिवार की प्रोफाइल है वो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो आंसर वगैरह आप लोगों को लिखना होता है वो मेरी प्रोफाइल वगैरह पे पोस्ट मत किया करो आप लोग, वो यहां पर या तो इस SLV का जो पेज है उस पर पोस्ट किया करो, या फिर जो ग्रुप है, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप एक तरीके से एक मतलब एक आप लोग बोल सकते हैं प्राइवेट एक तरीके का ग्रुप है वहां पर, जिसको ज्वाइन करना पड़ता है आप लोगों में, अलाउ करूंगा तब ज्वाइन करोगे। पेज क्या है वो ओपन रहता है, कोई भी जाकर वहां पर पोस्ट कर सकता है कमेंट बॉक्स वगैरह में, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए। तो ये प्राइवेट इसलिए बनाया गया था क्योंकि वहां पर स्टडी जो है वो प्रॉपर मेंटेन रह सके। लिंक सारे वीडियो के नीचे रहते हैं, हर एक वीडियो के नीचे रहते हैं। आप लोग बार बार पूछते रहते हैं सर टेलीग्राम का कहां पर है, तो सारे लिंक वीडियो के नीचे रहते हैं। और एक दूसरे को रिप्लाई कर दिया करो यार, इतना तो किया करो कम से कम। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर आप लोगों को उसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई किया करो, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया को लर्न करना चाहिए दूसरी कंट्री से अपनी स्ट्रेटजी को एक तरीके से मेंटेन रखने के लिए, अपनी रणनीति तैयार करने के लिए, कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो ये बात यहां पर बोली गई है। शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो चाणक्य जी का शब्द बोला गया है कि दूसरों की गलतियों से सीखो, ठीक है, ये बोला गया है। इसके ऊपर आप लोगों को आंसर देना है। समझ लेते हैं आखिर ऐसा क्यों बोला गया है और क्या यहां पर होना चाहिए, इसके बारे में पूरा आर्टिकल है, तो डिटेल में डिस्कस करते हैं।
स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले बात की जा रही है कि कहां से ये केस निकल कर आए, किस तारीख से, और आज तक का कहां किस लेवल पर ये केस पहुंच चुके हैं। तो 94 दिन 94 डेज लगे 1 मिलियन केस पहुंचने के लिए, यानी कि 10 लाख केस पहुंचने के लिए, जिस दिन कोविड-19 का फर्स्ट केस मिला था। अप्रैल 3 आफ्टर, यानी कि अप्रैल 3 तक यहां पर पहुंचे, आफ्टर चाइना के द्वारा, जब यहां पर 31 दिसंबर में यहां पर लगभग 41 ये फर्स्ट क्लस्टर बताया गया कि हमारे यहां कोविड-19 के 41 केस हो चुके हैं। स्टार्टिंग में आप लोगों को पता है चाइना के द्वारा छिपाया गया। अब इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है चाइना के अंदर कब से चला था। नॉर्मली हम लोग तब से डेट मानते हैं जब इसके द्वारा WHO को इन्फॉर्म किया गया कि हाँ भैया ऐसी बदतमीजी चल रही है अंदर, ठीक है। तो यहां पर 31 दिसंबर से लेके 3 अप्रैल तक का 94 डेज लगे, जब यहां पर कोविड-19 के 1 मिलियन केस यानी कि 10 लाख केस हो गए। पर लेकिन आगे आने वाले 12 दिन के अंदर ये डबल हो गए, यानी कि ये यहां पर 10 लाख की जगह 20 लाख यानी कि 2 मिलियन हो गए। रफ्तार देखो, 94 दिन में 10 मिलियन हुए, वो सॉरी 1 मिलियन हुए, यानी कि 10 लाख हुए, और अगले 12 दिन में ये 2 मिलियन हो गए यानी कि 20 लाख हो गए, और अगले 12 दिन में यहां पर ये कितने हो गए, ये 3 मिलियन हो गए यानी कि 30 लाख हो गए 27 अप्रैल को। तो जो इसके अंदर डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये 2 दिन पहले का डेटा आप लोगों को नजर आएगा 27 अप्रैल, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। टोटल मिलाकर यूएन के अंदर कितनी कंट्री है, यूनाइटेड नेशन के अंदर, तो मैंने अभी बताया था कल परसों ही आप लोगों को, तो 193 के करीब कंट्री है। इसमें से 188 कंट्री और रीजन जो है आज के डेट में वो कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं, जहां पर 3 मिलियन केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, या फिर उससे ज्यादा आप लोग बोल सकते हैं। ट्रुथ बिहाइंड ये है कि जो 3 मिलियन यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, ये यहां पर 3 मिलियन यानी कि 31 लाख जो केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये तो यहां पर दिखाने वाली संख्या जो दिखाई गई है। केस जो है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अब तक बहुत सारे एरिया में टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है कि इसके बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में केस आप लोगों को देखने को मिले। यूएसए के डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो यहां पर आज के डेट में एजेंसी है, उसके द्वारा बोला गया कि जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, यानी कि कम सिम्टम्स है बहुत, या फिर जो क्राइटेरिया मीट नहीं कर पा रहे हैं, उनको टेस्ट करने की प्रायोरिटी यूएसए के अंदर भी नहीं है। यानी कि वो कंट्री जो अब तक यहां पर ये कम से कम आप लोग देखते हैं 1 मिलियन नहीं कि 10 लाख से ज्यादा केस को टेस्ट कर चुकी है अपनी कंट्री के अंदर। नॉर्मल केसेस जो छोटे छोटे केस है उनको तो वो भी छोड़ दे रही है। अब उन कंट्री के बारे में आप लोग सोचिए जो कंट्री बिल्कुल टेस्ट ही नहीं कर रही है, जिनके पास फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री, पाकिस्तान जैसी कंट्री, और इसमें हमारी कंट्री भी आती है जहां पर टेस्टिंग फैसिलिटी बहुत कम है। तो ये जो यहां पर 30 लाख केस बोले गए ना, ये करोड़ों में केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे अगर एग्जैक्टली चीजों को चेक किया जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार सतर्क कराता हूं। हो सकता है कि आप लोगों के आसपास भी कोई कोविड-19 का केस देखने को मिल जाए, तो इसलिए किसी से भी हाथ नहीं मिलाना है, डिस्टेंस बनाकर रखनी है। कोई भी ऐसी कंडीशन आप लोगों को भी यहां पर इस चपेट में ले सकती है। तो कोरोना वायरस ऑल ओवर वर्ल्ड में इंपैक्ट डाल चुका है, कोई भी ऐसी कंट्री यहां पर नहीं है जो कोरोना वायरस की चपेट में अब तक नहीं आई है। जो ब्लैक यहां पर दिखाया गया है, ये यहां पर चाइना को दिखा रखा है। बेसिकली चाइना जो है वो इसके बारे में बता भी नहीं रहा है, ये भी एक केस आप लोग बोल सकते हैं। तो कोई भी कंट्री ऐसी नहीं बची है लगभग, अगर देखा जाए, जो कोरोना वायरस की चपेट में आज के डेट में नहीं है। तो इससे यहां पर पता चलता है कि क्या सिचुएशन बन रही है। अगर बात करें यूरोप के अंदर, जब मैं वर्ड यूरोप बोलता हूं तो इसका मतलब यूरोपियन कंट्री आप लोग यहां पर ले सकते हैं, ये सारी यूरोपियन कंट्री। तो इसके अंदर जो केस हैं वो थोड़े डिक्लाइन हुए हैं, यानी कि कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। पर लेकिन अगर बात करें अफ्रीका, साउथ, जो यहां पर अगर बात करें साउथ अमेरिका, यानी कि अब तक जो केस थे वो इस पर्टिकुलर एरिया में देखने को नहीं मिल रहे थे, अब यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। और साउथ अमेरिका के अंदर केस नहीं देखने को मिल रहे थे, अब यहां पे निकल कर आ रहे हैं। अब तक सबसे ज्यादा केस जो देखने को मिल रहे थे इन पर्टिकुलर एरिया में, ये हो गया एशिया, ये हो गया यहां पर यूरोप, और ये हो गया यहां पर नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ये कंट्री अब तक यहां पर जूझ रही थी, यहां पर इस कॉन्टिनेंट की कंट्रीज, अब यहां पर इन कॉन्टिनेंट में भी पहुंच गया है। अफ्रीका के अंदर अगर ये महामारी घुसती है तो देखिए एक बहुत बड़े एरिया पर इंपैक्ट डालने वाली है, बहुत सारे लोगों की जान लेने वाली है। रीजन इसका यही है कि वर्ल्ड में सबसे बेकार अगर हेल्थ सिस्टम है कहीं पर तो वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन यहां पर आने वाले टाइम में बनने वाली है। वायरस जो है वो स्टिल यूएसए के घुटने टिकाए हुए है। जैसे मैंने बोला था कि पुराना डेटा दिखाया जाएगा, तो यहां पर 0.9 मिलियन केस बोला गया है, यानी कि 1 मिलियन होने वाले हैं। जब एग्जैक्टली मैं आप लोगों को डेटा दिखाऊं यहां पर अभी, तो 1 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखेगा। तो यूएसए अकेला यहां पर 1 मिलियन केस लेकर घूम रहा है, और सबसे ज्यादा जान अब तक यूएसए में ही गई है। अगर बात करें स्पेन जो कि दूसरे नंबर पर है, उसके 4 गुना केस यूएसए के अंदर में है। यानी कि जो स्पेन है उस स्पेन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे लगभग मोटे मोटे तौर पर आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर 2.5 लाख केस है। तो 2.5 के 4 गुना यानी कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे कहां पर,
स्पेन के कंपेयर में यूएसए के अंदर। अगर बात की जाए यहां पर 2.1 लाख डेथ अगर देखा जाए यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में हो चुकी है। अकेले यूएसए के अंदर 56,000 डेथ हो चुकी है। रियलिटी में कितनी हो चुकी है? रियलिटी में तो यहां पर 60,000 का आंकड़ा क्रॉस करने वाले हैं। यहां पर ये थोड़ा सा अपडेटेड डेटा है और ये थोड़ा पुराना डेटा है। ये बोला ना 27 अप्रैल का डेटा है, तो 2 दिन पहले का यहां पर ये। इसी के साथ में जो इटली है 27 की बात की जा रही है, डेथ हो चुकी है। अकेले न्यूयॉर्क के अंदर जो यूएसए के अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट सिटी मानी जाती है, उसके अंदर यहां पर 17,000 के करीब डेथ हो चुकी है। यानी कि कई सारी कंट्री से कई गुना डेथ अकेले न्यूयॉर्क के अंदर हो चुकी है यहां पर। तो ये मोर्टेलिटी फिगर जो है आप लोग देखते हैं, ये एक तरीके से ये आप लोग अगर इस फिगर के बारे में बात करें तो एक तरीके से कई सारे एरिया में आप लोगों को नजर आएगा कि अंडर एस्टिमेशन भी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि अब तक तो यूएसए भी ये बोल रहा है कि उसने चीजों को चेक नहीं किया गया प्रॉपर वे में। अगर अपनी कंट्री के बारे में बात करते हैं तो 30,000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं हमारी कंट्री भी 30,000 का आंकड़ा क्रॉस कर 31,324 केस हमारी कंट्री में हो चुके हैं और 1,008 लोगों की जान यहां पर अब तक जा चुकी है। तो हमारी कंट्री के अंदर यहां पर बोला गया है कि 973 डेथ हो चुकी है। ठीक है, अभी अपडेटेड डेटा है 31,000 और ये 1,000 डेथ अब तक हो चुकी है। अगर इसके बारे में हम लोग कंपेयर करते हैं अपनी कंट्री के बारे में, तो हमारी कंट्री में जो मल्टीपल केस हैं ये बोला जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद यहां पर बढ़ने स्टार्ट हुए। ठीक है, यानी कि अगर उस टाइम पर बात करें 25 मार्च हमारी कंट्री में जो केस थे वो लगभग 600 के करीब देखने को मिल रहे थे और आज के टाइम बढ़कर ये कितने हो गए? ये 30,000 केस हो चुके हैं 25 मार्च से लेके यानी कि 29 अप्रैल तक। यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारी कंट्री की हालत ये हो गई है। यहां से इसे समझ में आता है कि लॉकडाउन के चलते कितने केस बढ़े। अकेले महाराष्ट्र के अंदर 10,000 के करीब केस देखने को मिल रहे हैं। यहां पर बोला गया कि 8,600 के करीब केस अकेले महाराष्ट्र के अंदर में है। महाराष्ट्र के एरिया में एक यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया है, इसके बारे में अभी आप लोगों से बात भी करूंगा। इसका नाम है यहां पर धारावी एरिया। ठीक है, तो धारावी एरिया आप लोग इसको बोलेगा DHARAVI। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये स्लम एरिया है। अकेले इसके अंदर यहां पर 330 केस आ चुके हैं और 18 लोगों की जान जा चुकी है महाराष्ट्र के अकेले इस रीजन के अंदर। ये रीजन के बारे में अगर मैं आप लोगों से मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो यहां पर एक विस्फोट एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये मुंबई की लोकेलिटी में धारावी एरिया है महाराष्ट्र इंडिया के अंदर, जो एशिया का लार्जेस्ट स्लम एरिया है। यानी कि स्लम जो झुग्गी झोपड़ी होती हैं एशिया में, बात कीजिए इंडिया की नहीं, एशिया के अंदर सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ी जो है वो ये पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, जो कि जिसका नाम है धारावी वाला एरिया। तो इस एरिया में ये माना जा रहा है कि 2.1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, ओनली 2 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ही यहां पर लगभग मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 7 लाख के करीब लोग हैं। इसका मतलब यह है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में 2,77,000 के करीब यहां पर आप लोगों को जो इनकी डेंसिटी है वो देखने को मिलेगी। यानी कि कदम कदम पर आप लोगों को कई सौ लोग देखने को मिल जाएंगे। यह बोला जा रहा है मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया अगर वर्ल्ड में आप लोग देखेंगे तो धारावी जो वर्ल्ड में बहुत सारे पॉपुलेटेड एरिया हैं उनमें से एक सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया ये है और ऊपर से ये झुग्गी झोपड़ी है। तो आप लोग देखते हैं कैसी फैसिलिटी यहां पर होगी। तो इस एरिया में बोला गया है कितने केस पाए गए? इस एरिया में यहां पर अभी बताया गया है कि इस एरिया में 330 केस पाए गए हैं और 18 की जान जा चुकी है। क्या आप लोगों को लगता है कि इस झुग्गी झोपड़ी में 330 ही केस होंगे और 18 ही लोगों की जान गई होगी? बहुत सारे केसेस के बारे में पता ही नहीं चल पाता है इस ऐसे पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अलग अलग बीमारी से मर जाते हैं। किसी को टीबी हो रखी है, किसी को कैंसर हो रखा है, कोई सारे बच्चे, मोर्टेलिटी रेट आप लोगों को बच्चों की भी काफी ज्यादा हाई देखने को मिलती है, पैदा होते ही बच्चे मर जाते हैं। तो ये सिचुएशन काफी लार्ज स्केल पर यहां पर आप लोगों को नजर आती है। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली और भी बहुत लार्ज स्केल पर चीजें हो रही हैं और राइटर ये बोल रहे हैं कि एक विस्फोटक हो सकता है हमारी कंट्री के लिए ये पर्टिकुलर एरिया, अगर इसके बारे में बात करें। क्योंकि जिस तरीके से यहां पर जो लोग रहते हैं और मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर चीजें बढ़ रही हैं, तो इस तरीके के एरिया के ऊपर कुछ ज्यादा ही फोकस देना पड़ेगा, वरना अकेले यहां पर 7 लाख लोग हैं। समझिए कि क्या कंडीशन बन सकती है। अगर बात करें यहां पर इंडिकेट किया गया सेंट्रल टीम के द्वारा कि 3,000 के करीब जो लोग हैं यहां पर उसको एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा, जो धारावी वाला एरिया है, अगर यहां पर चीजों को कंट्रोल करना है। तो ये बिल्कुल ऐसे बोला जा रहा है जैसे आप लोग देखते हैं सिंगापुर जैसी कंट्री, उसके द्वारा अपने आप को काफी अच्छे से कंट्रोल कर लिया गया कोविड-19 के केस। तो उनसे कुछ ना कुछ हम लोग को सीखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो कि स्टेप उठा रही हैं। आप लोग देखिए इटली में स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने देखा दुनिया भर की डेथ हो रही है, डेली 1,000 2,000 लोगों की जान जा रही है। अब पिछले कुछ दिनों से जैसे मैं आप लोगों को डेली अपडेट दे रहा हूं, अब इटली जो है कहीं ना कहीं रुका हुआ है। 25,000 से यहां पर ये यहां पर 27,000 पर पहुंचा, जबकि यहां पर ये जब से 25 है और यहां पर भी 25 थे यूएसए में, और ये 25 से 60 पर पहुंच गया है। तो इटली जो है वो चीजों को कंट्रोल कर पा रहा है, केस निकल कर आ रहा है, पर फिर भी डेथ जो है वो कहीं ना कहीं इटली के द्वारा कंट्रोल कर दी गई है। तो ये एक अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। तो जिसने जो भी अच्छा स्टेप उठाया है, जैसे सिंगापुर के बारे में बात करा, इटली के बारे में बात करा,
तो इन कंट्री से हम लोग सीख कर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि दूसरों ने जो गलतियां की हैं हम लोगों को वो गलतियां नहीं दोहरानी है। तो इसके चलते यहां पर जो वायरस है अर्ली स्टेज पर ही अगर रोक लिया जाए तो वो पॉइंट से हो जाएगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि बाद में क्योर करने के लिए आप लोगों के पास में ना फैसिलिटी है, ना डॉक्टर है, ना ही इसके लिए दवाई है, अब तक कोई खोजी नहीं गई है। तो इसको कैसे आप लोग कंट्रोल कर पाओगे? तो जहां जहां पर क्राउड है उसको आप लोग देखिए, जैसे धारावाही वाला एरिया हो गया, फिर दूसरी जो स्लम है हमारी कंट्री में उनको देखिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अलग अलग एरिया में काम करने जाते हैं। आधे ये वो लोग भी हैं जो अच्छे खासे घरों में काम करने जाते हैं, जो खासकर फ्लाइट में यात्रा करते थे बहुत सारे लोग, उनके घरों में काम करने जाते हैं, उनके घरों में काम करते हैं। तो हो सकता है उनसे इनको बीमारी लग जाए, और हो सकता है ये यहां से निकलकर किसी गांव में भी पहुंचे हो, तो आने वाले टाइम में गांव के अंदर भी बीमारी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो एक हिदायत तो यही है कि चाहे आप लोग शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, स्लम में रहते हैं, जहां पर भी आप लोग रहते हैं, आप लोगों को बचाना ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर जरा सी भी लापरवाही बरती तो फिर ये समझिए उसका खामियाजा आप लोगों को बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही हैं, तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। देखिए हम लोगों ने यहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शट डाउन कर रखे हैं, वर्क प्लेस सारे शट डाउन कर रखे हैं। अप्रैल 3 से आप लोग देखते हैं चीजों को आगे बढ़ाया गया। फिर इसी तरीके से आज की डेट में अगर आप लोग देखें यहां पर, तभी हमारी कंट्री में जो केस हैं वो किस रफ्तार से यहां पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी यहां पर कितने सारे केस सामने निकल कर आए, डेली के करीब यहां पर 1000 के करीब केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से कैसे आप लोग इसको रोक पाओगे, तो कैसे आप लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करा पाओगे? यहां पर अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि 28 अप्रैल के चलते कितने सारे केस हमारी कंट्री में ऑलरेडी हो चुके हैं। टोटल हो चुके हैं यहां पर 31,324, यानी कि 3 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक 15,000 के करीब केस और ज्यादा और ज्यादा केस यहां पर 15,000 के करीब निकलकर सामने आए। अब 3 तारीख को यहां पर लॉकडाउन खत्म होने वाला है, 3 मई को। अब लॉकडाउन के खत्म होने के बाद में आप लोग इसको कैसे लेकर चल रहे हो, ठीक है, उसके बारे में क्या है, क्योंकि इस तरीके से सक्सेस और फेलियर जिस भी कंट्री के आप लोग देखते हैं वहां से कुछ सीखो और आगे बढ़ो। क्योंकि लॉकडाउन का जो टाइम ड्यूरेशन है, हम लोगों ने कल भी आर्टिकल डिस्कस किया था, एक जो राइटर थे वो बड़ा गुस्सा हो रहे थे, लॉकडाउन को इलाज की तरीके से देखा जा रहा है। लॉकडाउन लगाना मतलब कि आप लोग बीमारी का इलाज कर रहे हैं, बीमारी का इलाज नहीं है। लॉकडाउन टाइम है आप लोगों के लिए जिसमें आप लोग एक सॉल्यूशन खोज सकते हैं कि हाँ इतना लॉकडाउन है, तब तक लोग घरों में, तब तक आप लोग सॉल्यूशन खोजिए, वरना कब तक आप लोग लोगों को घरों में बंद कर रखोगे? क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब लोग ये कहेंगे यार इससे अच्छा तो बीमारी से मर जाए, अपना भूखमरी से मर रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये सिचुएशन भी जल्दी आने वाली है, क्योंकि कंपनी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, घर में खाने के लिए खाना नहीं है, तो कहां तक सिचुएशन को नॉर्मलाइज हम लोग कर पाएंगे? तो इसके बारे में सोचकर भी हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कि लॉकडाउन को पॉजिटिवली यूटिलाइज करना था, जबकि 2 लॉकडाउन हो चुके हैं, तो अब तक हम लोगों ने इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज नहीं किया, फिर भी केस जो है वो काफी लार्ज स्केल पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसको पहले भी टाइम मिला था। जब चाइना में फर्स्ट केस आया तो WHO के द्वारा चीजों को इन्फॉर्म किया गया और ऑल ओवर वर्ल्ड को इन्फॉर्म किया गया। तो तब से लेके जनवरी से लेके मार्च तक का जब हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया 22 मार्च को, हमारे पास में 2 से ढाई महीने का टाइम था, उसको हम लोगों ने यूज नहीं किया और मजे मजे में उसको निकाल दिया। फिर लॉकडाउन लगा दिया, लॉकडाउन को लगाकर भी इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया, केस जो थे वो 30,000 क्रॉस कर चुके हैं। अब आगे सिचुएशन को कैसे लेकर चलना है इसके बारे में अब देखना पड़ेगा। अभी यहां पर गवर्नमेंट काम कर रही है, पर इतने स्टेज से काम नहीं कर रही है कि चीजों को कंट्रोल किया जा सके प्रॉपर वे में, ठीक है। अब देखने वाली चीजें ये है कि कैसे यहां पर सिचुएशन को कंट्रोल किया जाएगा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहां पर ये आरबीआई के बारे में है। आरबीआई के द्वारा देखिए अपना काम कर दिया गया। आरबीआई ने बोला बैंक को कि आप लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करो, खासकर म्यूचुअल फंड के लिए, ठीक है। पर लेकिन जो बैंक हैं वो क्या कर रहे हैं, वो देने के लिए तैयारी नहीं है आगे पैसा। बिल्कुल आप लोग ऐसे समझिए, आप लोगों के पास में पैसा है और आप लोगों को बोलो कि आप लोग इन्वेस्टमेंट कर दीजिए इस टाइम पर। इस टाइम पर कब? जब इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चल रही है। तो कौन अपना पैसा बर्बाद करना चाहेगा? तो हमारी कंट्री में सबसे ऊपर सेंट्रल बैंक हो गया, फिर नीचे हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक का मतलब आरबीआई, ठीक है, फिर नीचे दूसरे बैंक हो गए। तो यहां पर सेंट्रल बैंक से तो यहां पर चीजें नीचे फॉरवर्ड कर दी जाती हैं, पर लेकिन सेंट्रल बैंक से नीचे फॉरवर्ड करने के बाद भी जो जहां तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए वहां तक ये चीजें नहीं पहुंच पाती है। क्योंकि देखिए अगर यहां पर कल को इन्होंने काफी सारा लोगों को लोन दे दिया, अगर लोन जो है वो यहां पर एनपीए बन गया तो इनको एक तरीके से यहां पर जवाब देना पड़ेगा। एनपीए बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर एरिया में ये अपनी जान बचाने के लिए लोगों को लोन ही नहीं देते हैं, अपना पैसा रोक के रखते हैं। तो अभी उसी के बारे में यहां पर चीजें डिस्कस की जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर ओपन फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी ताकि लिक्विडिटी मार्केट में बनाई जा सके। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लोगों के हाथ में थोड़ा सा पैसा रहे, और म्यूचुअल फंड के अंदर भी यहां पर चीजों को इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही थी, ताकि जो इन्वेस्टर है यहां पर वो पैसा एक तरीके से सिग्नल दिया जा रहा था कि इन्वेस्ट करने का, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आप लोग देखिए कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने के लिए जो चैलेंजिंग टाइम है कोविड-19 के चलते, उससे बाहर निकालने के लिए ये एक तरीके से तेल डाला जा रहा है आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई के द्वारा 50,000 करोड़ रुपए का ये
यहां पर एक तरीके से एक्सक्लूसिव एक तरीके से आगे फॉरवर्ड किया गया कि जो कमर्शियल बैंक है वो लैंड करे म्यूचुअल फंड के अंडर में, ठीक है। पर लेकिन अगर ढंग से देखा जाए, जैसे यहां पर बात की जा रही है, ये यहां पर फ्रैंकलिन टेम्पलेट जो यहां पर म्यूचुअल फंड है इसके बारे में बात की जा रही है, तो 6 डेट जो फंड है इसके द्वारा वाइंड अप कर दिए गए, यानी कि बंद कर दिए गए, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर देखने वाली बात यह है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट के चलते जब यहां पर बंद किया जा रहा है तो इनके पास में अगर बात करें अमाउंटिंग जो थी यहां पर ये 26,000 करोड़ की थी। तो बेसिकली यहां पर जो बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि देखिए आज की डेट में अगर इस तरीके से फंड को बंद किया जाएगा, इकोनॉमी जो डाउन हो रही है, सब अपनी अपनी दुकान बंद कर घर पर जाकर बैठ जाएंगे, तो कैसा काम चलेगा। तो आरबीआई के द्वारा राइटली रिकॉग्नाइज किया गया और उसके द्वारा यहां पर चीजों को सही डायरेक्शन देने के लिए अपनी साइड से यहां पर यह फंड इन्फ्यूज किया गया। पर लेकिन अब सोचने वाली बात यह कि आरबीआई तो यहां पर यह फंड इन्फ्यूज कर रहा है 50,000 करोड़ का, जबकि यहां पर जो जरूरत है, जो उधारी है यहां पर वो देखने को मिल रही है 15 लाख करोड़, ठीक है। तो ये बहुत कम है उसके कंपेयर में, और इसके चलते ऐसी कंडीशन यहां पर बनी है कि मार्केट जो है वो डाउन चल रही है। मार्केट में चलिए जो भी कंडीशन बनी है, तो क्या कोई इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, तो वो भी कंडीशन यहां पर है। तो इस तरीके से जो बैंक है उसको अगर ऊपर से चीजें एक तरीके से फॉरवर्ड करने के लिए आगे बोली भी जा रही है, तो बैंक स्टेप नहीं उठा रहे हैं। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, जिसको नाम शॉर्ट फॉर्म में आप लोग AMFI बोलते हैं, उसके द्वारा यहां पर यह बोला गया कि जो डेट स्कीम है आज की डेट में अगर बात करें आप लोग, तो इन्वेस्ट जो किया जा रहा है वो सुपीरियर क्रेडिट क्वालिटी सिक्योरिटी के अंदर किया जा रहा है, पहली बात। दूसरा, अप्रोप्रिएट जो लिक्विडिटी है वो नॉर्मल ऑपरेशन के लिए बैक करने की कोशिश की जाती है। यानी कि अगर आप लोग देखिए एक टाइम पे तो बुरी कंडीशन है, हर एक इंसान ये सोचेगा थोड़ा रुक जाते हैं, किसी के शेयर भी खरीदने मार्केट में, तो थोड़ा सा अच्छा टाइम हो जाए तब शेयर खरीदेंगे। पर लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को तो भैया कूदना पड़ेगा उसमें, जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तब तक कोई सामने निकल कर नहीं आएगा। तो इसी के चलते 90 दिन का रेपो बेस्ड लेंडिंग विंडो प्रोवाइड कराई गई थी बैंक के द्वारा, यानी कि सेंट्रल बैंक के द्वारा, ताकि जो बैंक है वो क्रेडिट अवेल कर सके और म्यूचुअल फंड में उसको प्रोवाइड करा सके। पर लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न यही आ रहा है कि बैंकिंग जो इंडस्ट्री है वो क्रेडिट को आगे भेजने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी कि सेंट्रल बैंक ने तो फ्लो को बढ़ा दिया आगे, पर लेकिन आगे तक चीजें नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि इकोनॉमी डाउनग्रेड पर चल रही है और कोई भी इस टाइम पर अपने जो एक तरीके से सर ने ओखली में सर देना बोल देते हैं कि ऊपर से मुसल लगेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा पहले कई सारी मूवी में भी दिखाया जाता है इस तरीके से, ये मान लीजिए एक तरीके से ऐसा कोई पत्थर का एक रहता है और यहां पर एक इस तरीके से मुसल टाइप का रहता है, तो इसको ऐसे ऐसे यहां पर मारा जाता है, यानी कि इसमें कुछ होता है, इसमें कूटा जाता है उसको। तो एक तरीके से ओखली में सर देना बोल देते हैं कई बार, ऊपर से मुसल लगेगा। तो हर एक इंसान सोचता है कि इससे अपना जान को थोड़ा बचा कर रखा जाए। तो सेंट्रल अगर यहां पर जो बैंक है वो काम नहीं कर पा रहा है, तो अब हमारी कंट्री में किसको आना पड़ेगा निकर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो काम नहीं कर पा रहा है बैंक, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। इसके लिए ये पॉइंट मैंने आप लोगों को पहले बताया था, फिर से समझिए। देखिए दो तरीके की पॉलिसी होती है, एक साइड में तो हमारी कंट्री का बैंक काम करता है और दूसरी साइड में हमारी कंट्री की गवर्नमेंट काम करती है। जहां बैंक काम करता है उसको हम लोग एमपी बोलते हैं, याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। जहां गवर्नमेंट काम करती है उनको हम लोग फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर में, मॉनेटरी पॉलिसी में आता है जैसे बैंक में इंटरेस्ट रेट्स को चेंज कर देना, क्रेडिट रेशियो को चेंज कर देना, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाई जा सके और लिक्विडिटी को घटाया जा सके, यानी कि लोगों के हाथ में पैसा हो और पैसा ज्यादा हो या फिर कम हो, ये बैंक यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे डिसाइड करता है। अब यहां पर जब फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं उसमें क्या होता है, ये आता है टैक्स। आप लोगों ने देखा होगा इनकम टैक्स गवर्नमेंट के पास में जाता है, कितना खर्च करना है पर्टिकुलर सेक्टर में गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया था कि 1.7 लाख करोड़ रुपए यहां पर खर्च किए जाएंगे अलग अलग स्कीम के चलते। तो अगर बैंक का जो सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो फिर गवर्नमेंट अपना सिस्टम यूज करना स्टार्ट करती है ताकि चीजों को ढंग से नॉर्मलाइज किया जा सके। गोल क्या है, गोल दोनों के बराबर रहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर चलना है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कम करना है, सोसाइटी में स्टेबिलिटी लेकर आनी है ताकि अफरा तफरी न देखने को मिले और प्राइस ज्यादा इधर उधर न हो। तो ये सारे काम दोनों के द्वारा मिलकर किए जाते हैं। पर लेकिन अगर एक टूल काम न करे दूसरा टूल यूज किया जाता है और कई बार दोनों मिलकर काम करते हैं सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात करें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एमपीसी बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग बहुत बार इसके बारे में पढ़ा चुके हो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब स्टार्ट की गई थी, कौन से ईयर में स्टार्ट की गई थी, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट देकर आप लोगों से पूछा जा सकता है। एटलीस्ट 4 मेंबर जो है यहां पर वो होने चाहिए, टोटल 6 मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, और यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुकी है ऑलरेडी। इसमें से 4 मेंबर होने चाहिए कोरम के लिए, कोरम मतलब मिनिमम अगर मीटिंग स्टार्ट करनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वोट तभी डाल सकते हैं जब टाई हो, ठीक है, ये गवर्नर जो है इसके तभी वोट डाल सकते हैं। टोटल मिलाकर 6 मेंबर होते हैं और हेड की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के द्वारा। तो ये डिसाइड करती है कि इन्फ्लेशन क्या रहना है, और इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है, वो तो वही है 4 + -2। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट जो यहां पर आर्टिकल है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूं। हमारी कंट्री में ये इंपॉर्टेंट केस में कई बार आप लोगों को बता भी चुका हूं, अब तो रट भी गया होगा आप लोगों को, केएस पुतास्वामी केस।
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 केस में केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुंचा तो ये बोला गया कि प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना देते हैं। फंडामेंटल राइट किसके अंदर? आर्टिकल 21 के तहत, यानी कि राइट टू लाइफ। जैसे इंसान पैदा होता है उसकी प्राइवेट लाइफ भी स्टार्ट हो जाती है। तो इंसान की प्राइवेट लाइफ जो है, एक तरीके से प्राइवेसी जो है इंसान को, वो उसके पैदा होने के साथ ही मिल जाती है। यह बात बोली गई यहां पर, कहां पर? केस पुट्टास्वामी केस के साथ में। तो जैसे ही प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बन गई, वैसे ही अब यहां पर फंडामेंटल राइट बन गई। और अगर किसी की प्राइवेसी का हनन हो रहा है तो आप लोगों को पता है पार्ट 3 में हमारी कंट्री में संविधान में फंडामेंटल राइट को रखा गया, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो ये फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है तो आर्टिकल 32 यहां पर पिक्चर में आता है और वो बोलता है कि आप लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट को हनन होने से बचा सकते हैं। अब यहां पर यह समझिए, आरोग्य सेतु ऐप जो है हमारी कंट्री में अभी इंप्लीमेंट किया गया है, तो इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। हर एक इंसान के अकाउंट एक तरीके से फोन में आरोग्य सेतु ऐप पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ना तो किसी लॉ के द्वारा इसको बनाया गया है। अब ये समझिए, गवर्नमेंट आने वाले टाइम पे हर एक इंसान को चेक कर सकती है कौन कहां घूम रहा है, क्या क्या कर रहा है। तो एक तरीके से इंसान की प्राइवेसी का हनन होता है यहां पर। ये बिल्कुल ऐसे बोला जा रहा है जैसे चाइना के अंदर ऐसी कई सारी हरकतें की गई हैं बीमारी को बैकग्राउंड में रखते हुए। तो बीमारी को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्टेप उठाए जा रहे हैं, तो इससे इंसान को प्रॉपर्ली ट्रेस कर पाएगी गवर्नमेंट। और हो सकता है कि गवर्नमेंट की अगर जरा सी भी नियत खराब हो जाए तो एक तरीके से इंसान के लिए भारी पड़ सकता है। ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है जैसा अंग्रेजों के टाइम पर, यानी कि कहीं ना कहीं जैसे इंदिरा गांधी जी का दिमाग सनका 1975 से लेकर 77 तक इमरजेंसी लगा दी। तो हर टाइम गवर्नमेंट के हाथ में इतनी पावर भी नहीं देनी चाहिए कि वो सब चीजों को कंट्रोल करने लगे, इवन फंडामेंटल राइट को भी कंट्रोल करके चलने लगे। तो कम से कम ये सारी चीजें हम लोग को यहां पर समझनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर केस पुट्टास्वामी केस बोलता है ऑलरेडी कि फंडामेंटल राइट का हनन नहीं करना है, बाकी तुमको जो भी करना है वो करते रहो। बाकी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर, ये आप लोगों को पता है कई बार डिस्कस कर चुका हूं। यहां पर जो बेसिक की बात बोली जा रही है वो बोली जा रही है कि देखिए ये तो चलो पेंडेमिक हो गया, एक महामारी हो गई और इसकी वजह से जो लोग हैं इसके चपेट में आ गए। हाँ चलो मान लिया कि यहां पर आज की डेट में फैसिलिटी आप लोग ढंग से प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, पर लेकिन बीमारी के अलावा भी बेसिक जो नीड है वो हर सिटीजन की पूरी होनी चाहिए। कम से कम इस तरीके से गवर्नमेंट को काम करके चलना चाहिए। हजारों करोड़ों लाखों आप लोग घोटाले देखने को मिले अब तक भी, कई सारे हमारी कंट्री में जो अब तक घोटाले किए गए, कांग्रेस तो बिल्कुल उसी में संलिप्त थी, लिपटी हुई थी बिल्कुल उसी तरीके से, यानी कि बिल्कुल बर्बाद आप लोग गवर्नमेंट एक तरीके से उस टाइम पर बोल सकते हैं। पर लेकिन आज की गवर्नमेंट के द्वारा भी रिसोर्सेज को कोई ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया है। जिस तरीके से इकोनॉमी की कंडीशन हो गई, बनाना कभी किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जा रहा है और उसी के साथ में कंडीशन कुछ ऐसी देखने को मिल रही है कि मतलब सिचुएशन को संभाला ही नहीं गया। यानी कि इकोनॉमिस्ट होना चाहिए वहां पर प्रॉपर, रघुराम राजन जैसे इंसान होने चाहिए, अरुण जेटली जैसे चीजें चलो नॉर्मल चल रही थी, अब वो भी नहीं रहे तो फिर सिचुएशन जो है और ज्यादा खराब होती नजर आई यहां पर। तो कंडीशन ये है कि एक बेसिक मिनिमम इनकम की भी बात की जाती है, वो कम से कम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। भले ही कोई महामारी हो चाहे ना हो, कि इंसान कम से कम देश में रह रहा है, उसके पास में इंडियन सिटीजन है, तो कम से कम वो जिंदा भी रह सके। तो उसके बारे में फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का काम किसका है? वो गवर्नमेंट का है, पर लेकिन वो भी प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे हैं। और इसकी वजह से जो माइग्रेंट वर्कर हैं सबसे ज्यादा वही झेल रहे हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ना इकोनॉमी चला रहे हैं माइग्रेंट वर्कर। अब उन्हीं माइग्रेंट वर्कर को हमारी जरूरत है और हम लोग उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सिचुएशन यहां पर कहां से निकल कर आ रही है? ये यहीं से निकल कर आ रही है कि हमारी कंट्री में ढंग से नहीं देखा जा रहा है चीजों को, जिनको देखना चाहिए था। नेक्स्ट जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि आज मैंने कोई आप लोगों का मैं बेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है क्योंकि कल मैंने आप लोगों को आंसर नहीं दिया था, तो आज पहले कल का आंसर देता हूं। कल जो पूछा गया था उसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। कल जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था मैं बेस्ट, एक बार उसको फिर से देख लीजिए, अच्छे से उसको जाकर सर्च कीजिएगा और उसका आंसर आप लोग यहाँ पर देना है, ठीक है। यहाँ पर है, ये आप लोगों से पूछा था यहाँ पर, ये मैं बेस्ट क्वेश्चन कल भी यही पूछा था हालांकि, ठीक है। तो यहाँ पर ये रुडोल्फ लेक, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करते हैं जो लास्ट टू लास्ट वीडियो में आप लोगों से मैं बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। जो लेक का नाम है यहाँ पर, यह लेक अथाबास्का, और यहाँ पर ये पर्टिकुलर किस एरिया में पाई जाती है ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो सस्कैचुअन और इसी के साथ में यहाँ पर अल्बर्ट ईस्टर्न कॉर्नर नॉर्थ ईस्टर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगा। 75% जो है इसका ये अल्बर्टा में देखने को मिलता है और 26% यहाँ पर सस्कैचुअन में देखने को मिलता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 बोथ या फिर नाइदर 1 नो 2? तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि थोड़ा सा टर्म जो है वो थोड़ा सा टाइट लग रही है, तो इसलिए आइए समझ लेते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है, यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है आंसर ये सही है, सेकंड गलत है, क्योंकि जो अल्बर्ट में 26 है और यहाँ पर सस्कैचुअन में 74 है। तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने, ठीक है। इसको यहाँ पर ये कर देता, ये यहाँ पर ये कर दिया था। कहाँ पर ये एरिया है? ये एरिया है कनाडा के अंदर। कनाडा के अंदर ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर अल्बर्ट और सस्कैचुअन, ये पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर अल्बर्टा और सस्कैचुअन, ये कनाडा के अंदर है, जहां पर ये लेक आप लोगों को ये देखने को मिल रही है। अगर आप लोग इसे अपनी कंट्री कंपेयर करना चाहते हैं कि किस पर्टिकुलर लोकेशन
एजुकेशन की बात की जा रही है तो आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, ये है अपनी प्यारी कंट्री, यहां से आप लोगों को यहां पर ये चीजें देखने को मिलेगी कनाडा के अंदर में, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर ये बात की जा रही थी। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को एंजॉय करते रहिए। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे जहां पर आप लोगों को वीर तालियान देखने को मिलेगा वो मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, ठीक है। पर लेकिन जहां पर आप लोगों को स्टडी लवर वीर देखने को मिलेगा वो हमारे परिवार यानी कि चैनल की प्रोफाइल है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे वीर तालियान, इंस्टाग्राम पे स्टडी लवर, तो यहां पर ये सारी चीजें अलग अलग है, तो दोनों में कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। यहां पर मेरे से पर्सनल इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, या फिर कोई मोटिवेशनल या फिर इंटरेस्टिंग चीजें, या फिर कोई मुझे अवेयरनेस की चीजें शेयर करनी है, एजुकेशनल चीजें आप लोगों को यहां पर जैसे इंस्टाग्राम हो गया या फिर जैसे फेसबुक हो गया, जैसे यहां पर इसका ये स्टडी लवर वीर का, तो इस तरीके से आप लोग देखें। सारे लिंक वीडियो के नीचे जहां भी सुटेबल लगे आप लोग कनेक्ट हो जाइए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां हाँ सारी चीजें ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। कभी आप लोग ये सोचे कहीं पर पैसा ले जा रहा है, तो कोई पैसा नहीं ले रहा है, और सारी पीडीएफ में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूं। अगर कोई ये पीडीएफ आप लोग को बेचता भी है तो तुरंत आप लोग मुझे मेल कीजिए, ताकि ये सारी चीजें रोकी जा सके, क्योंकि मेरी चीजें मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को वो फ्री में ही मिलनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि कोई आप लोगों को पैसे देकर इनको बेच रहा है। तो अच्छे से एंजॉय कीजिए। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।